जय हिंद दोस्तों। जो हमारी एसएससी प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करने वाली जो सीरीज चली हुई है, उस सीरीज में हम ये एसएससी सीपीओ का जो पेपर है 3 जुलाई 2017 फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर को सोल्व करेंगे। और ये 2017 का पेपर सोल्व करने का मेन मकसद क्या है कि इस पेपर में जो जीएस पूछी गई है, बेसिक जीएस से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है, क्योंकि इतने साल बाद क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है। क्वेश्चन को नहीं तो टॉपिक को तो रिपीट किया जा सकता है। तो इसका जो हमारा जीएस वाला पार्ट है, एसएससी सीपीओ में जीएस से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम अपना केवल 25 क्वेश्चनों को ही कवर करेंगे यहाँ से इस वीडियो में। बाकी अगली वीडियो में देखें, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन अगली वीडियो में देख लेंगे जीएस के, और टॉपिक को बहुत गहराई से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे ताकि दोस्तों सब बच्चों का कवर हो सके और क्वेश्चन मिलने की संभावना हो। दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र में एक सर्वोच्च संस्था है? नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो ये नाबार्ड जो बैंक है, ये नाबार्ड बैंक एक अपने आप में एक जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ऋण देने वाली संस्था है, सर्वोच्च संस्था है, और ये कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए से आप इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च कर लें गूगल वगैरह से। एक क्वेश्चन ये है कि कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद को मापता है? कौन सा संगठन? जो आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यहाँ देखो सीएसओ भी बोलते हैं इसको, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, इसी का कार्य है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी गणना करना, उसका मापन करना, ये इसी का कार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है आपका आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है उसको मेंटेन करना, उसको बैलेंस करना, वो उसका कार्य है। नीति आयोग एक इंडिया भारत सरकार का थिंक टैंक है नीति आयोग, ठीक है। और भारतीय स्टेट बैंक भी आप पूरे समझ ही रहे हैं, लोन देना और ये इसके मुख्य कार्य हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इधर देखो थोड़ा सा ये में बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, फिर भी यहाँ देखो ध्यान से। ये निम्नलिखित में से किस रोलिंग प्लान का सुझाव मतलब किसने रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था? जो गुन्नार मार्डियल जो है, मार्डल, इन्होंने रोलिंग प्लान का ये सुझाव दिया था। रोलिंग प्लान क्या है कि जैसे जब मोरारजी देसाई वाली सरकार थी 1978 के टाइम की बात है, उन्होंने जो पंचवर्षीय योजना है उनको बंद कर दिया था। पंचवर्षीय योजना को बंद करके और ये रोलिंग प्लान लेकर आए थे। रोलिंग प्लान में क्या था कि जो मतलब आपका ये नहीं होता कि प्रत्येक वर्ष उसका नियंत्रण का उन्हें देखना, जांच करना, रिपोर्ट करना, ऐसा कुछ उन पर फोकस बनाए रखना। तो जो पहला रोलिंग प्लान था ये 1980 से और 1985 तक था रोलिंग प्लान। किसकी सरकार? मोरारजी देसाई वाली सरकार। बाकी क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुलकर समिति का गठन क्यों किया गया था? तेंदुलकर समिति का गठन गरीबी को मापने के लिए किया गया था। और इन्होंने ये जो तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में 21.9% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, ठीक है। तो गरीबी को मापने की जो समिति है वो तेंदुलकर समिति है, इसी के लिए इसको गठन किया गया था। और एक और गरीबी को मापने के लिए जिन्होंने तेंदुलकर समिति की सिफारिशों को खारिज किया था, रंगराजन समिति, आपने सुना होगा, वो भी गरीबी को मापने के लिए समिति बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी समिति है जो गरीबी रेखा से रिलेटेड है, गरीबी के मापन से रिलेटेड है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इनके। रंगराजन समिति होगी, तेंदुलकर समिति होगी, तो इन समितियों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सरकार के संघीय स्वरूप की एक शाखा नहीं है? संघीय स्वरूप की जो संघीय सरकार है उसका कार्यकारी और विधान और न्यायपालिका, ये तो एक मतलब इनकी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने वाली शाखाएं हैं। लेकिन जो मीडिया है, मीडिया एक संघीय सरकार की शाखा नहीं है। इस संघीय सरकार में मीडिया का महत्व नहीं होता है, तो इसलिए इसकी शाखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दल बदल से क्या अभिप्राय है? जो दल बदल है, एंटी डिफेक्शन, ये 1985 में राजीव गांधी की जो सरकार है, राजीव गांधी वाली सरकार में इसको पारित किया गया था। और उन्होंने पूछा कि दल बदल से क्या अभिप्राय है? चुनाव जीतने से पहले दल बदलना। ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है
इसे 10वीं अनुसूची में शामिल इसको किया गया है, इसे दल बदल को, और 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको लेके आया गया था। अच्छा, अब जैसे कोई व्यक्ति है और वो किसी पार्टी के टिकट से चुनाव जीत लेता है और चुनाव जीत जाता है, पार्टी चेंज कर लेगा तो इस पर दल बदल लग जाएगा। इसके कितने रूल है, इस पर हम एक विस्तृत क्लास लेकर आएंगे 10-15-20 मिनट की, ताकि अच्छे से इसको समझ आए, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। जब से प्रेजेंट टाइम की जो सरकार है इसमें काफ़ी चर्चा में रहा है, विधायक स्थान बदल ले रहे हैं। वहाँ आपने सुना होगा कर्नाटक में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दुनिया भर का हर राज्य में देखने को मिलता है। तो आप इसको थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि लोकतंत्र जनता की सरकार है, जनता के लिए और जनता द्वारा? देखो, ये पूछना चाहता है कि निम्न में से किसने ये बात कही थी कि जो लोकतंत्र है वो जनता की सरकार है और जनता के लिए और जनता द्वारा है। तो ये अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। ठीक है, अब्राहम लिंकन जी का ये स्टेटमेंट था, उनका मानना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कितने प्रकार की आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा, जैसे एक तो आपका आर्टिकल 352 है, एक आर्टिकल 356 है और एक आर्टिकल 360 है। देखो, ये इमरजेंसी के लिए है, और ये यानी आपका जो ये तो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, यहाँ तो राष्ट्रीय आपातकाल, और ये हो गया राष्ट्रपति शासन, और ये हो गया आपका वित्तीय आपातकाल। यानी 3 प्रकार की इमरजेंसियों का प्रावधान किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है संविधान में कितने भाग हैं? ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से देखो आप, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेजेंट टाइम में कितने भाग हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 भाग हैं प्रेजेंट टाइम में, और 448 के नियर बाई अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ। ये भी तो पूछा जा सकता है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो उसमें 12 अनुसूचियाँ, और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, 12 ये आपके 22 भाग थे। अब अनुसूचियाँ 12 हो गई 8 से, और भाग तुम्हारे 22 से कितने हो गए? 25 हो गए। अच्छा, और आर्टिकल मूल संविधान में 395 के आसपास आर्टिकल थे, अब आर्टिकल कितने हो गए? आर्टिकल 448 के नियर बाई हो गए। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि संसद के किस सदन में सबसे पहले मनी बिल पेश किया जा सकता है? जो मनी बिल होता है ना, मनी बिल, धन विधेयक जिसको बोलते हैं, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ये सबसे पहले इसको राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले इसको लोकसभा, और लोकसभा अध्यक्ष जो है वही डिसाइड करेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है, यानी ये मनी बिल है या मनी बिल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से रद्द की जा सकती है, यानी कितने मायनों में रद्द की जा सकती है भारतीय नागरिकता? भारतीय नागरिकता मुख्यतः 3 मायनों में, 3 प्रकार से रद्द की जा सकती है। जो नागरिकता का प्रावधान है आपका, नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, और संविधान का भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11, ये मैंने वीडियो शायद इस पर बनाई या नहीं, ध्यान नहीं है। 5 से 11 जो आर्टिकल हैं, इन आर्टिकलों में नागरिकता किस प्रकार ली जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, और नागरिकता कितने प्रकार से रद्द की जा सकती है, वो प्रावधान किए गए हैं अलग अलग आर्टिकल में। आर्टिकल 5 में अलग, 6 में, 7 में, 8 में। आर्टिकल 5 से 8 तक तो नागरिकता को स्वीकार करना है, किस प्रकार नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं, और जो आपका आर्टिकल 8, 9, 10 से 11, इनमें शायद इनको त्यागा जा सकता है। नागरिकता को त्यागने का, रद्द होने के जो मायने हैं वो 3 प्रकार से हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लोकसभा के चुनाव जीतकर जो बहुमत की सरकार होती है, वो बहुमत दल का जो नेता वो प्रधानमंत्री बनता है, और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक है? सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक है, कौन है निम्न में से? देखो, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता हैं वो दयाराम साहनी है, 1921। ठीक है, दयाराम साहनी 1921 ने सिंधु घाटी सभ्यता की
खोज की थी, यानी ये जो दयाराम साहनी जी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनेज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो दोस्तों, ये वाला आप यहाँ देख लेंगे। और इसमें क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया है। दिल्ली को भारत की राजधानी 12 दिसंबर 1911 को घोषित किया गया था जॉर्ज पंचम ने। जिस टाइम ब्रिटेन के राजा और रानी दिल्ली दरबार में आए थे, यहाँ 1911 में दिल्ली दरबार लगा हुआ था, तब वे आए। उन्होंने वही घोषणा की कि भारत की राजधानी दिल्ली को स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं, वहाँ घोषणा कर दी थी कि दिल्ली भारत की राजधानी होगी। और उनका ये भी कि जैसे इससे दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। जब कोलकाता राजधानी होती थी तो अब उन्हें लगा कि यहाँ से पूरे भारत का शासन चलाना उतना अच्छा नहीं है, जहाँ से मतलब यदि दिल्ली से भारत का शासन चला जाए तो वो ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होगा, और वहाँ आपको कुछ मतलब फ़ायदा भी हो सकता है कि ज़्यादा कठिनाई ना हो शासन चलाने में। तो इस वजह से इन्होंने दिल्ली को 1911 में जॉर्ज पंचम ने राजधानी घोषित किया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जादू टोना और मंत्री निम्नलिखित में से किस वेद में दिए गए हैं। जादू टोना और मंत्री निम्नलिखित में से किस वेद में दिए गए हैं। देखो, जो जादू टोना है वो अथर्ववेद में, अथर्ववेद जो है ये वेद विशेषतः जादू टोना के लिए और मंत्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो अथर्ववेद है। ऋग्वेद आपका सनातन धर्म का आरंभिक ग्रंथ है। सनातन धर्म का जो आरंभिक ग्रंथ है, इसमें भगवान जो इंद्र देवता की महत्वता को बहुत ज़्यादा दर्शाया गया है। तो ऋग्वेद आपका क्या है, आरंभिक, सनातन धर्म का आरंभिक ग्रंथ है। यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ कर्मकांडों को ज़्यादा दिखाया गया है। और सामवेद में है गीत और संगीत की शैली को ज़्यादा बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। जो धोलावीरा साइट है सिंधु घाटी के, ये धोलावीरा साइट जल संग्रहण की जो टेक्निक है, जल संरक्षण के लिए उस तकनीक को दर्शाया गया है धोलावीरा में। ठीक है। अच्छा, जैसे समुद्री बंदरगाह है, ये इसके लिए लोथल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लोथल का जो बंदरगाह, वहाँ नौका अभी यूपी पीछे इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि लोथल मतलब कोई बंदरगाह से नौका के अवशेष मिले हैं, तो लोथल बंदरगाह है। मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सी साइट प्रसिद्ध है, और चट्टान कट वास्तुकला के लिए, ये हमें थोड़ा सा गूगल कर लेना चाहिए। अच्छा, जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। आर्य समाज की स्थापना ये एक प्रकार से 1985 में हिंदू सुधार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आर्य समाज जो है ये हिंदू सुधार आंदोलन 1985 में, इनकी स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। इसमें जो आपका ये जो दक्षिण मकर रेखा है वो 45.7 डिग्री, ये बिल्कुल करेक्ट है मकर रेखा, ये वाला। अच्छा, इसके लिए तो आप अपने जो पृथ्वी के चतुर्थांश है उसको बना के, और फिर उसमें किस प्रकार से सूर्य की किरणें, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक है, इस प्रकार से प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, और इस प्रकार से देख सकते हो, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। निम्नलिखित में से जो क्वेश्चन नंबर 70 है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस समुद्र में सबसे अधिक लवणता जो है, मोस्टली जैसे लाल सागर हो गया, काला सागर, अरब सागर और मर्द सागर, इन समुद्रों में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लवणता वो मर्द सागर में देखी गई है, वहाँ पाई गई है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस चीज़ का वर्णन करता है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। ओक्स धनुष झीलें तब बनती है जब नदी खाली स्थान होती है। ओक्स धनुष झीलें, जब हमें यही नहीं पता होगा कि ओक्स धनुष झीलें क्या है, तब हम उसका आइडिया क्या लगे। लेकिन यदि हमें अच्छे से पता हो कि ओक्स धनुष झीलें क्या हैं दोस्तों, ओक्स धनुष झीलें मैं आपको बता दूं, देखो कब बनती है, पहले तो यही देख लेते हैं कब बनती है। जब नदी बहुत कम ढाल पर होती है, जब नदी का ढलान बहुत कम होता है, वहाँ ओक्स झीलें बनती है। क्योंकि जब देखो, जो ये गोखुर झील,
चापाकार झील इन्हीं का नाम है। ओक्स धनुष झीले का नाम ही गोखुर झील भी इसके नाम से बोलते हैं। जैसे जब नदी अपनी वर्द अवस्था में होती है, तो जब नदी वर्द अवस्था में होगी तो वहाँ वेग कम होगा, यानी पहाड़ों पे से उतर के और मैदानी भागों में भी ज़्यादा बह जाए। जैसे गंगा नदी कहाँ, जब गंगा नदी आपकी कहाँ पहुँचती है, इधर आपके बिहार और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में एंट्री करती है, तो यहाँ नदी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने से पहले तो क्या वो वर्द अवस्था में इसलिए मानी जाती है क्योंकि वहाँ जो उसकी जलधारा है वो उसका वेग कम हो जाता है, और जब वेग कम हो जाता है तो फिर वो अर्धचंद्राकार तरीके से धीरे धीरे बहती हुई जाती है, तो वहाँ गोखुर झीलों का निर्माण हो जाता है। उन्हीं को ओक्स झीलें कहा जाए। यानी तो जब ढाल कम होगा, पानी की स्पीड कम होगी, तो वहाँ ऐसी झीलों का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, केप कमोरिन किस देश में स्थित है? केप कमोरिन, केप कमोरिन आपका भारत में जो तमिलनाडु वाला तट है वहाँ केप कमोरिन स्थित है। अच्छा, एक केप ऑफ गुड होप है जहाँ से वास्को डी गामा आए थे और भारत की खोज की थी, जिस तट से होते हुए वास्को डी गामा साहब आए थे। तो यहाँ दक्षिण अफ्रीका का जो तट है, बिल्कुल दक्षिणी तट जो है वो केप ऑफ गुड होप है, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा मार्क किया था। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है? कौन एक ग्रीन हाउस गैस है या कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये क्वेश्चन अभी पैट यूपी ट्रिपल पैट में भी था और ये ज़्यादातर एग्जामों में आ जाता है, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हो आपको दे, ये मीथेन जो गैस है ये ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस है। अच्छा, ये तीसरा क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर है 1 और 2। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कोशिकीय जीव केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? देखो, कौन सा कोशिकीय जीव केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बात हो रही है, मैंने एक बात बताई थी कल का जब पेपर हम सोल्व कर रहे थे, उस पेपर में भी ये बात आई थी। और बात क्या थी कि माइटोकॉन्ड्रिया वाली जो बात आई थी, केंद्रक की जो बात थी, ये जो एक ऑप्शन है ना माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ भी ऑप्शन था। तो इनको कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, इनको हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए, एक एक दो शब्द इनके बारे में पढ़ लेना चाहिए गूगल से, क्योंकि आज ये ऑप्शन के रूप में, कल ये क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं, या जो क्वेश्चन होगा उसके आंसर के रूप में भी आ सकते हैं। तब आप इनके बारे में जान लोगे तो क्वेश्चन आसानी से आप बना लोगे, और फिर थोड़े से आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चनों को टैकल करने में भी आपकी हेल्प होगी, और ये शब्द आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग है? देखो, थायराइड, तिल्ली, पित्ताशय, कौन सा एक अंग है? बुद्धि दांत। जो बुद्धि दांत है ये एक अंग के रूप में होता है, जबकि थायराइड, तिल्ली ये एक केवल मतलब ऐसे ही पित्ताशय, पित्त की थैली हो गई, ये अंग थोड़ी है। और जैसे तिल्ली है ये भी अंग नहीं है, थायराइड है ये अंग थोड़ी ना है। तो जबकि बुद्धि दांत है ये अंग है शरीर का। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना चाहिए आपको। बायोलॉजी का है, एनसीईआरटी में इसमें अच्छा बताया गया है, मैंने बार बार कहा है आपको। और निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है? थ्रोम्बिन जो ये आपका रक्त के थक्के के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, ठीक है ना। एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन। अच्छा, इस वीडियो में 20 ये जो आपका 75 है यहीं तक रखते हैं, 25 क्वेश्चन हो जाते हैं इसके, बाकी 25 अगली वीडियो में ले लेंगे। और तब मैं इनको एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन ये जो एंजाइम है इनको अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। इनके बारे में दो शब्द मैं ही आपको बता दूंगा, क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। यदि क्वेश्चन में पूछे गए तो शायद मुझे नहीं लगता कि फिर आप इनको कर लोगे। यदि हाँ ये है कि यदि आप इन्हें अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, लेकिन यदि डायरेक्टली आपके सामने आ जाए और आप ना पढ़ो तो मुझे नहीं लगता कि आ जाएंगे। तो इन एंजाइम के बारे में पढ़ना चाहिए, और जैसे रक्त के थक्के जमाने में इस एंजाइम का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो इसलिए इसी प्रकार इनका भी कहीं योगदान है, इसका भी कहीं योगदान है, इनका भी कहीं योगदान है, इनको देख लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ CPO SSC का जो पेपर है, SSC को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपसे। बाय, थैंक यू।